Hi everyone. I hope you all are doing well. तो सिंस वी नो अभी एसएससी के हमारे सारे पीक के एग्जाम्स हो गए, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, सीपीओ का हो या फिर सीएचएसएल के एग्जाम्स हो, हमारे पीक के एग्जाम हो गए हैं ना। अभी मेंस के एग्जाम हमारे जनवरी और फरवरी के अंदर कंडक्ट होने वाले हैं, क्योंकि अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, ठीक है, कि जो सीजीएल मेंस है वो आपका जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। और हाल फिलहाल में अभी देखो करंट में नोटिस भी आया है, जो एमटीएस के एग्जाम्स आपके 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर हम देखें तो जनवरी और फरवरी मार्च है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंस अगर हम एग्जाम का भी क्वेश्चंस का ट्रेंड देखें, एडुकेटी ने क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के पूछे हैं, चाहे वो आप सीजीएल में देखो, सीपीओ में देखो, सीएचएसएल में देखो, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पूछे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूंगी आपका जो क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल्स के क्वेश्चन है या फिर कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है बहुत बहुत अच्छे लेवल का पूछा है, ठीक है। तो वही सब चीजें कंसिडर करते हुए एडुकेटी का जो लेवल है वो हम लेके आए हैं। 2020 की सीरीज स्टार्ट की है, तो इसमें मैं आपको 20 सेशन प्रोवाइड करूंगी बिल्कुल फ्री में, और इसका बेनिफिट उठाइए। ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, पूरा कंटेंट मैंने खुद बनाया है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि सारे पेपर्स में ना, सीपीओ का पेपर हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, सिलेक्शन फेज का हो, स्टेनो का एग्जाम हुआ, तो एडवोकेट ने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे हैं। तो हमने भी वही किया है, क्वेश्चन की लेंथ को थोड़ा बढ़ा दिया है, लेकिन एरर आपके वही हैं, चाहे वो नाउन के एरर हो, प्रोनाउन के हो, एडवर्ब के हो, एडजेक्टिव के हो, मतलब आपके आर्टिकल्स को, प्रेपोजिशन के हो, एरर्स तो वही चैप्टर के रहेंगे ना, एरर्स तो नहीं चेंज होंगे, रूल्स वही हैं, एरर्स भी वही हैं, बट एडवोकेटी को देखते हुए हमने कंटेंट जो है ना हमारे क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया। करके मजा आएगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है लाइक करना बनता है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा एक और चीज, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एमएल कैंपस ऐप हमारा है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहां पे बहुत सारे फ्री के मॉक्स हैं, आप वो भी लगा सकते हैं, है ना। इतनी फ्री की अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल करिए, उनका बेनिफिट उठाइए, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल के मॉक्स हैं। चलिए, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, वो ये कह रहा है नेक्स्ट ईयर का मतलब आपका फ्यूचर का मतलब रेलिवेंस है ये, तो विल चलिए आएगा, और अगले साल इस समय तक क्या है, My graduation from कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन will had been completed, ठीक है। वो कह रहा है कि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो चुकी होगी, अब ये हैड है। हम देखें पास्ट टेंस का मतलब होता है वर्ब के सेकंड फॉर्म, और बिफोर पास्ट ना, पास्ट से पहले का जो पास्ट होता है जिसको मोर पास्ट बोलते हैं, उसको हम कैसे लिखते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, राइट। अगर मैं बोलूं मार्केट जाने से पहले मैंने अपना खाना खा लिया था, है ना, आई हैड माई डिनर बिफोर आई वेंट टू द मार्केट, मैंने खाना खा लिया था, पहले मैंने खाना खाया फिर मैं मार्केट गई। तो जो काम पहले हुआ वो हैड प्लस वी थी, और बाद में जो हुआ वो वर्ब की सेकंड फॉर्म। मोर ओवर बात यह है कि जब पास के दो एक्शन को रिलेट करते हैं और ये बोलना चाहे कि पहले पास में मैंने ये एक्शन पहले किया और इसके बाद दूसरा किया, तो जो पहले हुआ वो हैड प्लस वी थी और जो बाद में वो वी टू। हालांकि यहाँ पे देखो पास से कोई लेना देना था नहीं, तो ठीक है, ये तो रूल समझाने के लिए। अब ये देखो ये बोल रहा है कि अगले साल इस समय तक मेरी ग्रेजुएशन कॉलेज से कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है, इस समय तक मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होगी, अगले साल तक। तो अगले साल का मतलब विल चला आएगा, विल आ गया। और किसी काम के कंप्लीशन से आप क्या समझते हैं, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट टेंस काम के कंप्लीशन को बताता है, तो यहाँ पे फ्यूचर का परफेक्ट टेंस लगाएंगे हम, विल हैव बीन कंप्लीटेड। हैव क्यों लगाया, क्योंकि हैव एक वर्ब की बेस फॉर्म है। मोडाल के साथ में हम हमेशा हैव का यूज करते हैं, हैज नहीं यूज करते, क्योंकि हैज जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैव भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन बेस फॉर्म जिसे रूट वर्ब बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हैव है, इसलिए मोडाल के साथ में हैव का यूज करते हैं, हैज का यूज नहीं करते। ये चीज ध्यान रखेगा। तो अगले साल इस समय तक मेरी ग्रेजुएशन कॉलेज से कंप्लीट हो चुकी होगी, तो पास की बात नहीं हो रही, अगले साल कंप्लीट हो चुकी होगी, तो विल के साथ में परफेक्ट टेंस आएगा, विल हैव बीन कंप्लीटेड, है ना, ग्रेजुएशन है तो ये आपका क्या बन जाएगा, पैसिव का कंस्ट्रक्शन बनेगा ना, विल हैव बीन, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी, मैं नहीं कर चुका हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होगी, आफ्टर ऑल द फॉर्मल्स रिक्वायरमेंट, सारी रिक्वायरमेंट्स के बाद में, एंड माय फर्स्ट फुल टाइम जॉब विल बी स्टार्टेड इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस, और मेरी जो स्टार्ट है मार्केटिंग कम्युनिकेशन में मेरी जॉब भी स्टार्ट हो चुकी होगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे आया है, आपका जो एरर है वो कौन से पार्ट में आया, बी पार्ट में। तो वी हैव एरर इन बी पार्ट, ठीक है। ये बहुत प्यारा रूल है, इसको अच्छे से लर्न करना। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इस समय तक मैं ये काम कर चुका होऊंगा, तो इसके साथ में हम फ्यूचर का परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, तो हमने फिर वही यूज किया। नेक्स्ट वी हैव, इसको देखिए, द कंपनसेशन, जो कंपनसेशन है मुआवजा है, ठीक है, दैट द यूनियन गवर्नमेंट आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डेलिब्रेशन एंड लीगल कंसल्टेशंस agreed to provide
to the dependents of those victims who had lost their lives in the unfortunate train accident were considered grossly inadequate by the public. क्या कह रहा है इसको देखिए, the compensation, जो मुआवजा है, ठीक है, मुआवजा। अब कंपनसेशन हमारे को जिन वर्ड्स के लास्ट में शन आ जाता है और वैसे भी आर्टिकल दा है, इसका मतलब हमारा क्या है, नाउन, नाउन है, ठीक है। देखो अब ये नाउन है, अब देखना ये नाउन कैसा होगा, शन आ जाए, हुड आ जाए, मेंट आ जाए, हमारे कैसे हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमें कौन सी वर्ब चाहिए होते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मतलब लगाते हैं। जैसे अनकाउंटेबल नाउन, जैसे हमने बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन सुने, ये जैसे सफिक्स हो जाता है ना, जिन वर्ड्स के लास्ट में मान लो जैसे आपको लग रहा है कि शन, हुड, नेस, नेस लग जाए, ईटी लग जाए, टी वाई लग जाए, सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन लगते हैं, है ना। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। द कंपनसेशन, जो मुआवजा है। अब देखो ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा, नाउन क्लोज। दैट द यूनियन गवर्नमेंट ना, दैट द यूनियन गवर्नमेंट ने कहा आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डेलिब्रेशन एंड लीगल कंसल्टेशन। अब देखो क्या कहा है, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो मुआवजा है ना, जो आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डेलिब्रेशन एंड लीगल, मतलब लंबे समय की बहस के बाद, बहुत लंबे समय के विचार करने के बाद और लीगल कंसल्टेशन के बाद में जो यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या हुई है, अग्रीड हुई है। किस चीज के लिए, टू प्रोवाइड, वो प्रोवाइड करेगी टू द डिपेंडेंट्स। किसको प्रोवाइड करेगी, डिपेंडेंट्स को। क्या, कौन से डिपेंडेंट्स को, ऑफ दोज विक्टिम्स, वो सारे विक्टिम्स को who had lost their lives, जिन्होंने अपनी लाइव्स को लॉस कर दिया। देयर किसके लिए, विक्टिम्स को, है ना। who had lost their lives, कब, कहां लॉस किया, इन द अनफॉर्चुनेट, कौन सी अनफॉर्चुनेट चीज हो गई, ट्रेन एक्सीडेंट में, ठीक है। ट्रेन एक्सीडेंट में क्या कहा जा रहा है, दोबारा देखिए, यूनियन गवर्नमेंट ने कहा लंबी समय की मतलब विचार विमर्श के बाद में और लीगल कंसल्टेशन के बाद में अग्री हुई, यूनियन गवर्नमेंट अग्री हुई कि वो प्रोवाइड करेंगे उन सभी विक्टिम्स को जिन्होंने अपनी लाइफ को लॉस कर दिया, कब, ट्रेन एक्सीडेंट के अंदर, उन सबको वो मुआवजा देंगे, ठीक है। ये तो हो गया यहां तक सारा का सारा आपका नाउन क्लोज। अब ये देखो हमारा यहाँ पे नाउन पड़ा था ना, इस नाउन की कोई वर्ब नहीं है, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि देखो इस नाउन की कहीं कोई वर्ब नहीं आई है, तो इस नाउन को अपनी वर्ब चाहिए, ठीक है। जो कंपनसेशन है, अब देखो यूनियन गवर्नमेंट अग्री हुई है, लंबे समय की बहस, लंबे समय के विचार विमर्श और कंसल्टेशन के बाद में यूनियन गवर्नमेंट अग्री हुई है कि वो प्रोवाइड करेंगे जो विक्टिम्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को खो दिया है ट्रेन एक्सीडेंट में, उन सबको वो मुआवजा देंगे, है ना। तो यहाँ पे मुआवजा देंगे। अब ये देखो यूनियन गवर्नमेंट अग्री हो गई है, तो द कंपनसेशन देखो वर कंसिडर्ड ग्रोसली इनएडुकेट बाय द पब्लिक। अगर आप देख पा रहे हैं इस सेंटेंस को, अगर मैं इतना तोड़ दूं दोबारा से, तो देखो वर कंसिडर किया गया, वो इनएडुकेट है, इनसफिशिएंट है बाय द पब्लिक। क्या चीज इनसफिशिएंट है, पब्लिक ने कहा कि ये चीज तो बहुत इनसफिशिएंट है, इनएडुकेट है, मतलब अपर्याप्त है। क्या चीज अपर्याप्त है, क्या चीज अपर्याप्त है, कंपनसेशन। जो यूनियन गवर्नमेंट ने जो कंपनसेशन दिया है, जो मुआवजा दिया है, पब्लिक कह रही है कि जो आपने दिया है ना ये अपर्याप्त है, इनएडुकेट है। तो कंपनसेशन तो आपका मतलब नाउन कैसा था, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में क्या आएगा, वॉज, ठीक है। मतलब अगर हम देखें तो ये हमारा नाउन था, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का अग्रीमेंट होना है। तो कंपनसेशन की जो वर्ब है वो कहां पड़ी थी, यहाँ पे। तो कंपनसेशन वाज कंसिडर्ड ग्रोसली इनएडुकेट बाय द पब्लिक। कंपनसेशन इनएडुकेट माना गया, पब्लिक के द्वारा कहा कि तुम जो दे रहे हो ना ये तो इनएडुकेट है, ये बहुत कम है, अपर्याप्त है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट है, उसने कहा लंबे समय की बहस या लंबे समय के विचार विमर्श के बाद में और लीगल कंसल्टेशन के बाद में वो अग्री हो गए, यूनियन गवर्नमेंट अग्री हो गए कि हम प्रोवाइड कर देंगे उन सभी विक्टिम्स को मुआवजा दे, हम उन सभी विक्टिम्स को प्रोवाइड कर देंगे जिन्होंने अपनी अपनी जिंदगी को खोया है, कहां पे, ट्रेन एक्सीडेंट में, ठीक है। लेकिन वो कंसिडर किया गया कि वो इनएडुकेट है, पब्लिक ने कहा, लोगों ने कहा कि तुम मुझे दे रहे हो ये इनएडुकेट है। क्या चीज इनएडुकेट है, कंपनसेशन हमारा कैसा था, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो वर्ब की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, वॉज। आई होप आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा, वेरी नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट क्या, आफ्टर एग्जामिनिंग, आफ्टर हमारा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में एग्जाम वर्ब है, वर्ब के अंदर आईएनजी लगाया, जेरेंड बन गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। आफ्टर एग्जामिनिंग क्या ये प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो प्रेपोजिशन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जीरेंड होते हैं, जीरेंड के भी अपने ऑब्जेक्ट होंगे। क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द impunged judgment and taking into account the submissions made by senior counsel appearing on behalf of both parties set away। क्या कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, आफ्टर एग्जामिनिंग
द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द इम्पंजेंट जजमेंट। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि ये सारा एग्जामिन करने के बाद में ना जो जजमेंट आई है, ठीक है, और टेकिंग इनटू अकाउंट द सबमिशन, और जो दो पार्टीज थी ना, दो पार्टीज ने जो अपने आर्गुमेंट तर्क वितर्क दिए अपने जो अपने बिहाफ पे, ठीक है ना, दोनों पार्टीज ने जो अपने तर्क वितर्क दिए उन सबको देखते हुए और कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी को देखते हुए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सेट अवे, क्या सेट अवे कर दिया, द वर्डिक्ट ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको साइड में कर दिया। क्यों साइड में किया? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को साइड में कर दिया। क्यों? जब उसने सारा देखा, कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी को देखा, जजमेंट को देखा, जो जजमेंट हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है, या फिर दोनों पार्टीज के बिहाफ पे ना, दोनों पार्टीज ने जो अपने एविडेंस रखे हैं या जो अपने तर्क रखे हैं उनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को क्या कर दिया, सेट अवे कर दिया, ठीक है, मतलब खारिज कर दिया। एंड अग्रीड कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट अग्री हो गया। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको जस्टिस देंगे एंड फेयर ट्रायल होगा टू हियर द प्ली, आपकी जो सुनवाई है दोबारा से की जाएगी ऑफ द कंप्लायंट्स, जो कंप्लायंट्स से जो कंप्लेन कर रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डोंट वरी, हम आपकी प्ली को दोबारा याचिका दोबारा आपकी सुनी जाएगी, ठीक है, हम इस पे फेयर ट्रायल देंगे, ठीक है, फेयर जजमेंट होगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहां पे देखो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को, वर्डिक्ट को साइड में कर दिया, मतलब खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया, ठीक है। तो ये निरस्त करने का मतलब सेट अवे नहीं होता, इसका मतलब है प्रेपोजिशन, ये आपकी फ्रेजल वर्ब है, सेट असाइड, ठीक है, किसी के दिए गए फैसले को निरस्त कर देना, ध्वस्त कर देना, ठीक है, इग्नोर कर देना, ठीक है। तो सेट असाइड होता है, सेट अवे नहीं होता। सेट अवे वैसे भी कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, प्रॉपर फ्रेजल वर्ब है सेट असाइड, निरस्त कर देना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया, ये कहते हुए कि हम दोबारा सुनेंगे, सारा का सारा दोनों पार्टीज के द्वारा दिए गए तर्क को हम दोबारा सुनेंगे, और जो कंप्लायंट था उनको कहा कि आपका दोबारा ट्रायल होगा और आपकी याचिका को दोबारा मतलब कर दिया हमने, याचिका आपकी सुन ली जाएगी, आपको फेयर जजमेंट मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो उसके फैसले को क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया, मतलब निरस्त कर दिया। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये भी, फ्रेजल वर्ब का था। नेक्स्ट वी है, इसको देखिए, ही मिस्ड द कॉलेज बस, ठीक है, किसी इंसान ने क्या कर दिया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, समझ पा रहा है? ये हमारा सब्जेक्ट है, उसको अपनी वर्ब मिल जाएगी, ही मिस व्हाट, द कॉलेज बस, उसने कॉलेज बस को मिस कर दिया, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अनफोर्सेन डिस्ट्रप्शन, ठीक है, और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। उसने जो वो कह रहा है कि कोई इंसान है जिसने कॉलेज बस को मिस किया है, वो केवल ना ऐसा नहीं था कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस से, ठीक है, उसकी वजह से नहीं, उसकी वजह से उसने कॉलेज बस को मिस नहीं किया, बट बिकॉज, लेकिन वो इंसान उठा, ही वोक अप अनपार्डनेबली लेटली इन द मॉर्निंग, वो सुबह देरी से उठा था, ठीक है, ऐसा नहीं था कि कोई सर्कमस्टांसेस उसके अगेंस्ट थे या कुछ और चीजें हो गई थी, नहीं, वो खुद ही देरी से उठा था, इसलिए उसने स्कूल की बस को मिस कर दिया। डिस्प्लेइंग, ये बताता है क्या, अ हैबिचुअल लैक ऑफ पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन, इस तरह का बिहेवियर बताता है कि उस इंसान के अंदर क्या है, पंक्चुअलिटी भी नहीं है और डिसिप्लिन भी नहीं है। लैक ऑफ पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन को बताता है कि उसके अंदर ना पंक्चुअलिटी है और ना ही डिसिप्लिन है, राइट। तो देखो अनपार्डनेबली लेटली इन द मॉर्निंग, लेटली कि वो उठा, है ना, ही वोक अप अनपार्डनेबली लेट इन द मॉर्निंग, यहाँ पे लेटली नहीं आएगा, क्या आएगा, लेट इन द मॉर्निंग, ही वोक अप लेट इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा लेट, तो लेटली नहीं, लेट। Next we have question number 5th. After the match was over, match over होने के बाद में, and the crowd had dispersed, जो crowd थी यहाँ वहाँ हो गई थी, तितर बितर हो गई थी, यहाँ वहाँ फैल गई थी, the stadium despite prior complaints of strict maintenance, ठीक है, मैच खत्म होने के बाद में और जो पूरी जनता है वो यहाँ वहाँ हो गई थी, ठीक है, जबकि ये बोला गया था, ये क्लेम किया गया था स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस की जाएगी किसकी, स्टेडियम की, was found to be, ठीक है, ये कहा गया था, ठीक है, ये कहा गया था, जबकि कहा गया था कि स्टेडियम की ना स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस की जाएगी, was found to be the messiest it's ever been,
जबकि ये कहा गया था कि इसको स्टेडियम को हमेशा क्लीन किया जाएगा, एकदम मेंटेन किया जाएगा, लेकिन वो पाया गया, फाउंड टू बी, जो पाया गया मैसियस, बहुत ज्यादा गंदा, इट्स एवर बीन, जितना कि वो हमेशा रहा, ठीक है, सबसे ज्यादा गंदा उसको पाया गया, कॉजिंग एम्बेरसमेंट टू द अथॉरिटीज, इसकी वजह से अथॉरिटीज को क्या हुई, एम्बेरसमेंट फील हुई। तो यहाँ का अगर आप देखें, ये पास में चल रहा है कि नहीं, पास में चल रहा है, ये भी क्या आपका पास में चल रहा है, दूसरी हमारी वर्ब आ गई, पास में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लेम्स ऑफ स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस एंड वाज फाउंड टू बी, है ना, ये भी देखो हमारा पास का ही है ना, है तो पैसिव का, लेकिन पास में ये सारा ये, तो यहाँ पे देखो इट्स एवर बीन, है ना, इट्स एवर बीन नहीं होगा, इट हैड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट हैड एवर बीन, ये भी तो पास में जाएगा ना, इट हैड एवर बीन, समझ पा रहे हैं इसको, इट हैड एवर बीन, क्लियर है। अगर आप देख पाए ना तो देखो ये जो इट है ना, इट के साथ में क्या आ जाएगा, या तो इज आएगा, या फिर हैज आएगा, या फिर क्या आएगा, वॉज, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे ना ये तीनों ही चीजें अगर हम इसको तोड़ेंगे तो तीनों ही चीजें लगा, इट वॉज एवर बीन नहीं होगा, इट हैड एवर बीन, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे 5th नंबर पे आप देखेंगे सी पार्ट में एरर मार्क करेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा सेंटेंस अगर पास में है तो यहाँ पे भी तो पास में आएगी ना बात, तो पास में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखिए। Although experts are worried, हालांकि जो एक्सपर्ट्स थे वो वरीड थे, क्या, दैट, किस चीज के लिए एक्सपर्ट्स क्यों वरीड थे, दैट रिटेल इन्फ्लेशन इज राइजिंग, जो रिटेल इन्फ्लेशन है ना, जो हमारी जो रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं एट अ स्टीप रेट से जल्दी बढ़ रहे हैं, स्टीप मतलब ऐसे ना, स्टीप रेट से बढ़ रहे हैं, एंड कॉन्टिन्यूज टू अफेक्ट हाउस होल्ड बजट्स, रेट बढ़ेंगे तो हाउस होल्ड जो बजट्स हैं उसको भी तो इफेक्ट होगा ना, उसको भी इफेक्ट कर रहे हैं। द क्राइसिस विल सून ब्लो अवे, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हालांकि एक्सपर्ट्स वरीड हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है राइज हो रही है एट अ स्टीप रेट एंड कंटिन्यूज टू अफेक्ट हाउस होल्ड बजट, ठीक है, लेकिन द क्राइसिस विल सून ब्लो अवे, ठीक है, जो क्राइसिस है वो जल्दी ही, मतलब जो है वो जल्दी ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब देखो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, एक तो होता ब्लो अवे, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है ये, एक तो होता ब्लो अवे और एक होता ब्लो ओवर, देखना है इसको, इन दोनों के मीनिंग किसी को आइडिया है, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको देखो, ब्लो अवे से क्या समझते हो, देखो इसको बताती हूँ। अगर मैं इसको बोलूं ब्लो अवे से मतलब है कि किसी भी चीज का ना कंप्लीटली मतलब उड़ जाना, वहां से खत्म हो जाना। जैसे मैं बोलूं द स्टॉर्म, एक यहाँ पे सेंटेंस बना देते हैं, द स्टॉर्म, जो स्टॉर्म आया था, ठीक है, स्टॉर्म ब्लू अवे ऑल द टेंट्स, जितने भी टेंट्स लगे हुए थे ना, सारे टेंट्स को अपने साथ में उड़ा ले गया, मतलब कंप्लीटली फिजिकली जब आप किसी चीज को ना पूरा खत्म कर दो, अपने साथ उड़ा ले जाओ, उसको बोलते हैं ब्लो अवे, ठीक है। एंड एक होता है ब्लो ओवर, ठीक है, ब्लो ओवर का मतलब होता है किसी चीज का ना धीरे धीरे कम होना, किसी चीज का धीरे धीरे कम होना, इसका मीनिंग लिख देते हैं, धीरे धीरे कम होना, ठीक है, ग्रेजुअली, किसी चीज का धीरे धीरे कम होना, ग्रेजुअली कम होना। तो क्राइसिस है वो जल्दी ही धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, उड़ा मतलब एकदम से सारे उड़ नहीं जाएंगे, ठीक है ना, फिजिकली बात नहीं हो रही, धीरे धीरे के जो क्राइसिस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ब्लो ओवर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है ये, चलिए आई होप आपने क्वेश्चन समझा होगा। देखिए यहाँ पे फ्रेजल वर्ब दो होती है, ब्लो अवे और एक होता है ब्लो ओवर। ब्लो अवे का मतलब होता है किसी चीज को फिजिकली उड़ा देना, ठीक है, जैसे स्टॉर्म आया, कोई आंधी आई, तूफान आया, उसकी वजह से सारी चीजें उड़ गई ना, इस तरह से फिजिकली कोई चीज उड़ जाए, वहां से खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको बोलते हैं। और किसी चीज का मतलब धीरे धीरे खत्म होना, है ना, वो फिजिकली नहीं, मतलब वैसे आप आंकड़ों में देख रहे हो उसको, तो किसी चीज का धीरे धीरे खत्म हो जाना, ब्लो ओवर, ठीक, ब्लो ओवर। तो बस ये क्वेश्चन था, यहाँ पे एरर था डी पार्ट में। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, माय मदर इज 51 years old, ठीक है, एंड माय अंकल इज 48 years old, कोई दिक्कत नहीं है, देयरफॉर इसलिए इट कैन बी लॉजिकली कंक्लूडेड, इसलिए लॉजिकली कंक्लूड किया जा सकता है दैट माय मदर इज
ओल्ड देन माय अंकल, इजी है ना, ये तो देन है, देन कंजंक्शन है, कंजंक्शन से पहले क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री का कंजंक्शन है, तो डिग्री हमारी पॉजिटिव में आएगी ना, क्या आएगी, कंपैरेटिव डिग्री ना, कंजंक्शन है ना भाई। मैं ये तो बोलूंगी रिया इज ओल्ड, रिया ओल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिया ओल्डर देन मोहन, मान लो रिया बोल रहा है मोहन से ज्यादा ओल्ड है, तो रिया का कंपैरिजन किससे हो गया, मोहन से। जब कंपैरिजन होगा तो देन कंजंक्शन आएगा, और पॉजिटिव डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कंपैरेटिव डिग्री में। तो वही हमने किया है ना, ये देन कंजंक्शन था, ये कंपैरेटिव डिग्री वाला कंजंक्शन है, तो डिग्री भी कंपैरेटिव आई, ओल्ड तो पॉजिटिव डिग्री है, तो ओल्ड को कंपैरेटिव डिग्री में लाने के लिए ओल्डर का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो वो तो इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपने ये क्वेश्चन तो कर लिया होगा, डी डी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, है ना, अगले साल तक, इस समय तक, है ना, अगले साल इस समय तक, क्या, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल एकेडमिक्स रिक्वायरमेंट्स एंड मैंडेटरी ट्रेनिंग, सारी कंप्लीटिंग एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स के बाद में एंड मैंडेटरी ट्रेनिंग होने के बाद, आई विल हैव हैड ग्रेजुएटेड ना, वही सेम क्वेश्चन है, देखो आई विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। देखो एक आपको छोटी सी चीज बताऊं, ये हमारे मोडाल है ना, विल और शेल, इसके अलावा भी जितने भी मोडाल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, नीड, नॉट, डेयर, है ना, डू, डज, ये तो मोडाल नहीं है, डू डज और डिड, ये मोडाल्स नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी हेल्पिंग वर्ब्स है ना, इनको देखना, डू, डज और डिड, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है। इन सब के साथ में ना हमेशा हैव लगेगा, तो लर्न कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनके साथ में हैज नहीं आता, ठीक है, और हैड भी नहीं आता, लर्न कर लोगे ऐसे, हैज और हैड नहीं आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मोडाल के साथ में और डू, डज, डिड के साथ में हम वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं, और वर्ब की बेस फॉर्म क्या होती है, हैड। ठीक है, ना ही हैज होती ना ही हैड होती, सिंपल सिंपल सी चीज है, मोडाल्स के साथ में और डू, डज, डिड के साथ में हम वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। After the concert was over and the audience had begun to disperse, they go to a restaurant nearby, had dinner together and talked until midnight. क्या कह रहे हैं, देखो जब कॉन्सर्ट खत्म हुआ, कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद, ठीक है, एंड ऑडियंस जब जो थी वो क्या हो गई थी, यहाँ वहां हो गई थी, मतलब यहाँ वहां चली गई थी। दे गो टू रेस्टोरेंट, आप समझ पा रहे हो, ये हमारा पास में है, ये हमारा पास के अंदर है, और ये यहाँ पे क्या है, हमारा प्रेजेंट को दिखा रहा है, तो गो की जगह क्या आ जाएगा, वेंट, क्योंकि पूरा पास में चल रहा है तो पास में ही होगा। दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट में गए नियर बाय, जो पास में था। हैड डिनर, ये भी पास में हमारा, देखो ये पास था, ये पास था, ये भी पास था, तो ये भी पास में आएगा ना, गो का पास, गो का सेकंड फॉर्म क्या था, वेंट, गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो वो पास में आएगा। दे हैड डिनर टुगेदर, साथ में डिनर किया, एंड टॉक्ड, देखो ये भी आपका पास में, टॉक्ड अंटिल मिडनाइट, है ना, जब तक मिडनाइट, मतलब मिडनाइट तक उन्होंने आपस में बात भी की। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, ये इजी था, मतलब ये हमने सीखा, जब भी कोई सेंटेंस में जो फर्स्ट वर्ब है, अगर वो पास्ट टेंस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म है या कोई भी पास्ट टेंस में है, तो पूरा का पूरा सेंटेंस किस में जाएगा, पास्ट में ही खत्म होता है ना, ये चीज हम पढ़ के आए हैं टेंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, इजी था ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10, रिन्यूएबल एनर्जी, दिख पा रहा है ना सभी को, विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, जैसे सोलर है, विंड है, पावर है, विच आर इंक्रीजिंगली, ये जो आर है ये किसके लिए आया है आपका, सोर्सेज लाइक सोलर, विंड एंड पावर के लिए आ रहा है। बीइंग प्रमोटेड, ठीक है, ये आपका पैसिव है, राइट। कॉन्टिन्यूस का जो पैसिव बनता है वो कैसे बनता है, बीइंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा बीइंग है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कॉन्टिन्यूस का पैसिव है ये। जैसे she is eating an apple is being eaten by her, समझ पा रहे हैं, तो ये पैसिव है आपका। जैसे मैं बोलूं she is eating an apple, जब एक एप्पल खा रही है, अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, an apple is being eaten by her, यही बनेगा। मतलब कहने का मतलब है कॉन्टिन्यूस का जो पैसिव बनता है वो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, तो वही था, ये आपका पैसिव था। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर, विंड, पावर एंड विच आर इंक्रीजिंगली बीइंग प्रमोटेड, जो प्रमोटेड की गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, एज एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स। जो हमारे ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स है ना, ट्रेडिशनल फॉसिल्स कौन से थे, जैसे गैस है, गोबर से गैस बनाना, है ना, ये सब हमारे ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स से, तो इनकी जगह पे अब कैसे किसको प्रमोट किया जा रहा है, सोलर को, विंड को, पावर को, राइट, ये ऑल्टरनेटिव बन गए हैं। विल प्ले अ क्रूशियल रोल किसमें, इन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस, ये हेल्प करते हैं रिड्यूस करने में, किसकी, कार्बन एमिशन, जो कार्बन एमिट हो रहा है उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं।
कौन कौन, सोलर, विंड और पावर। अभी देखो ये हमारे सोलर, विंड, पावर है, इसकी हमारी जो वर्ब है ये आर है, ठीक है, और ये पैसिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड किया जाता है एज एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स विच प्ले। अभी देखो जो प्ले आया है ना, नहीं विल प्ले, मोडाल के साथ में तो वर्ब की बेस फॉर्म ही आती है, मोडाल मान लो या फ्यूचर टेंस मान लो, जो प्ले करेंगे अ क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन, जो कि हेल्प करेंगे जो हमारा कार्बन है, जो उसका एमिट किया जा रहा है, कार्बन जो एमिट हो रहा है उसको रिड्यूस करेंगे ये। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, ऑल्टरनेटिव टू, ठीक है ना, ऑल्टरनेटिव टू, इसको ध्यान से समझिएगा। जब हम बोले ना कि जैसे मान लो ऑल्टरनेटिव के टू कब आता है, इसको समझना। अगर मैं बोलूं टी इज alternate टू कॉफी, समझ पा रहे हैं क्या? टी कॉफी का क्या है, ऑल्टरनेट है कि नहीं। अब अगर समझना, अगर मैं ऑल्टरनेट के साथ में फोर लगाती हूं, फोर, ठीक है, एक होता टू, एक होता फोर। फोर किसके लिए लगाते हैं, फोर होता है कोई सॉल्यूशन के लिए। जब मान लो आप कोई सॉल्यूशन का समाधान कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑल्टरनेट के साथ लगाते हैं फोर। समझ पा रहे हैं क्या आप इस चीज को? एक सेकेंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहां पे अगर मैं लिखूं ऑल्टरनेट ना, ऑल्टरनेट के साथ में जो टू है वो कब आएगा, जब आप किसी जब आप कोई समस्या का समाधान नहीं कर रहे हो, आप ऑल्टरनेट देख रहे हो, ठीक है ना। ये सब्स्टिट्यूट है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट। टी इज ऑल्टरनेट टू कॉफी, टी का जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या है, कॉफी है। समझ पा रहे हैं? लेकिन हम यहाँ पे किसी समस्या का समाधान, किसी सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ऑल्टरनेट के साथ में क्या लगाते हैं, फोर। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू की जगह पे फोर। क्यों आएगा, दोबारा देखो, ये कहा जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, जैसे सोलर है, विंड है, पावर है, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इनको प्रमोट किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर ट्रेडिशनल फोर्सेज। जो ट्रेडिशनल फोर्सेज हमारे हुआ करते थे उनका समाधान है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे रिड्यूस करने में, किसका, कार्बन को, कार्बन का जो एमिट हो रहा है उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करेंगे। उसका समाधान है, कौन समाधान है, सोलर, विंड और पावर। किसका है, फॉसिल फ्यूल्स का। तो जहां पे प्रॉब्लम के समाधान की बात आए, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात आए, ठीक है, तो वहां पे ऑल्टरनेट के साथ में फोर लगता है प्रेपोजिशन, और ऑल्टरनेट टू लगता है जब कोई किसी चीज का सब्स्टिट्यूट हो। जैसे मुझे टी का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी, समझ पा रहे हैं, पानी का सब्स्टिट्यूट है जूस, इस तरह से। तो मतलब समझ पा रहे हैं, तो टी, कोई सब्स्टिट्यूट की बात करनी हो तो ऑल्टरनेट के साथ में टू, और अदरवाइज कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बात करें तो ऑल्टरनेट फोर। समझ पा रहे हैं, ऑल्टरनेटिव फोर, किसका, ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स का। आई होप समझा होगा आपने इसको। देखिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन जो मैंने ऐड किए हैं ना, ये फिक्स प्रेपोजिशन के, प्रेपोजिशन कैरियर के या फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन ज्यादा ऐड किया, क्योंकि इन्हीं में आप फंसोगे पेपर में। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इनको करिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव आवर फैमिली इज प्लानिंग अ ट्रिप टू यूरोप। हमारी जो फैमिली का प्लान कर रही है एक ट्रिप का, कहां पे, यूरोप का, नेक्स्ट समर में, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स, जहां पे हम सेवरल फेमस लैंडमार्क्स हमको विजिट करेंगे, एंड एंजॉय लोकल क्यूजिन टुगेदर, और वहां के लोकल जो क्यूजिन है, क्यूजिन मतलब खाने पीने की जो चीजें वहां की, वो हम एंजॉय भी करेंगे साथ साथ में। देखिए हमारी फैमिली जो है वो प्लानिंग करी ट्रिप का यूरोप में नेक्स्ट समर के लिए। वेयर वी शुड विजिट, है ना। अभी देखो ये जो वेयर आया है ना, इसको ध्यान से समझना, ये जो वेयर है, देखो ये एक हमारा यहाँ पे देखो एज ए कंजंक्शन का आप समझ लो काम कर रहा है ना, लेकिन हमें यहाँ पे तो कंजंक्शन की जरूरत ही नहीं है। आप समझो यहाँ पे वेयर जो होता है ना, वेयर जो एक कंजंक्शन है, वेयर वैसे एडवर्ब को बताता है ना, एडवर्ब प्लेस के लिए आता है। ये एक ऐसी एडवर्ब है जो प्लेस के बारे में जानकारी देता है। जैसे अगर मैं बोलूं दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, ठीक है, ये वही प्लेस है जहां पे मैं बोर्न हुई थी, वेयर। अब आप देख पा रहे हैं ये एज ए कंजंक्शन का काम भी कर रहा है, क्योंकि एक क्लोज हमारा ये रहा और एक क्लोज हमारा ये रहा, दोनों क्लोजेस को एज ए कंजंक्शन जोड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आप देख पा रहे हैं वेयर, ये यहाँ पर जो हिंट दे रहा है, किसका हिंट दे रहा है, प्लेस को हिंट दे रहा है ना। ये वही प्लेस है जहां पे मैं बोर्न हुई थी, प्लेस के बारे में बताने वाली एडवर्ब है ये, और वैसे भी कंजंक्शन का काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे हमें वेयर मतलब प्लेस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, समझ पा रहे हैं। हमारी फैमिली प्लानिंग कर रही है एक ट्रिप का यूरोप का नेक्स्ट समर में,
जहां पर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क, जहां पे हम सेवरल जो फेमस लैंडमार्क्स हैं उनको विजिट करेंगे और एंजॉय करेंगे लोकल क्यूजिन को, जहां पर हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना हमें एक एडवर्ब की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे हमें सिंपल एक कंजंक्शन चाहिए था। ठीक है, कंजंक्शन के लिए हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, एंड वी विल विजिट, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, and we will visit, our family is planning a trip to Europe next summer and we will visit several famous landmarks and enjoy local cuisine together। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे आप जो कंजंक्शन है वो and का यूज करिए rather than where, तो and लगाइए यहाँ पे, and we will visit। ठीक है, ये एप्रोप्रिएट बनता है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इसको एक तरीका और है, एक तरीके से और ठीक कर सकते हैं, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, ड्यूरिंग विच वी विल विजिट। समझ पा रहे हैं? इधर वे इज करेक्ट, आप चाहो तो ऐसे ठीक कर दो, आप चाहो तो ऐसे ठीक कर दो, इधर वे इज करेक्ट, दोनों ही तरीके सही है। आपको जो समझ में आए वो आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वेयर नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? वेयर प्लेस को बताने वाला एडवर्ब है, यहाँ पे प्लेस की नीड नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे हमें एक प्लेस के बारे में नहीं, हमें एक कंजंक्शन चाहिए। अब समझ पा रहे हैं, हमें क्या पे कंजंक्शन चाहिए, और प्लेस के बारे में हमें जानकारी ऑलरेडी मिल रही है कि जहां पे हम सेवरल प्लेसेस को, लैंडमार्क्स को मतलब विजिट करेंगे और एंजॉय करेंगे क्यूजिन का। ठीक है, हमारी जो हमारी फैमिली है वो कहाँ का ट्रिप का प्लान करी, यूरोप का, तो ऑलरेडी मेंशन है ये। ठीक है ना, हमें दोबारा उसको मेंशन नहीं करना। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो कंजंक्शन लगेगी वो क्या लगेगी, एंड, या फिर आप ऐसे लगा दो ड्यूरिंग विच। समझ पा रहे हैं? Our family is planning a trip to Europe next summer and we will visit, शुड नहीं आएगा फिर, and we will visit several places या several famous landmarks and enjoy local cuisine, या फिर लिख दो during which we will visit, इस तरह से। इधर भी इज करेक्ट, लेकिन यहाँ पे वेयर अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, सो वी हैव एरर इन पार्ट सी पार्ट में एरर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज को? सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव question number 12, the windows of the old building already weakened due to poor maintenance, violent banged throughout the night during the storm yesterday। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखिए the windows की बात की जा रही है, जो खिड़कियां थी, ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, किसकी विंडो थी, बिल्डिंग की, ओल्ड बिल्डिंग की, जो पुरानी बिल्डिंग होगी उसको विंडोज की बात की जा रही है, ऑलरेडी वीकेंड, जो ऑलरेडी पुरानी हो चुकी है, वीकेंड हो चुकी है, मतलब एकदम जर्जर हालत में है ना। ड्यू टू, किस लिए, ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस ही नहीं हुई। ठीक है, बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग है, उसकी मेंटेनेंस हुई नहीं, उसकी वजह से जो विंडोज है वो कैसी है, बिल्कुल वीकेंड हो गई है, बिल्कुल खराब हालत में है। ठीक है, वॉयलेंट बैंग्ड, ठीक है, बैंग का मतलब होता है किसी चीज पर जोर जोर से मारना। अब विंडोज थी वो किसी चीज पे मार रही हूँ, कैसे, देखो, थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात वो जोर जोर से विंडोज पटक रही थी, ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे। देखो आप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कल रात को एक स्टॉर्म आया, उसकी वजह से जो पुरानी बिल्डिंग की विंडोज थी ना वो खुली रही होंगी, जोर जोर से पटक रही थी वो अपने आप को, मतलब जोर जोर से वो भिड़ रही थी, है ना, भिड़ रही थी। तो बैंग का मतलब होता है जोर जोर से मतलब पटकना, किसी चीज से भिड़ना। ठीक है, किसी चीज से, जैसे विंडो नहीं होती, हवा से जैसे जोर जोर से बसती है, तो उसको बोलते हैं बैंड। बैंड को समझो यहाँ पे एक वर्ब है, आप समझ पा रहे हैं, बैंड एक वर्ब है। तो वर्ब से पहले वॉयलेंट तो अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एक एडवर्ब करता है। तो हमें यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, एक एडवर्ब चाहिए था। तो एडवर्ब क्या बनेगा, वॉयलेंटली। समझ पा रहे हैं, वॉयलेंटली। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा आपका, बी पार्ट में एरर मार्क करेंगे। दोबारा देख लीजिए, विंडो जो थी पुरानी बिल्डिंग की ऑलरेडी वीकेंड, ऑलरेडी पुरानी मतलब जर हालत में हो गई ड्यू टू पोर मेंटेनेंस। ठीक है, वो क्या कर रही थी, वॉयलेंटली बैंग्ड, मतलब बहुत वॉयलेंट उग्र तरीके से वो बार बार उनको उनकी अपने आप को पुश करने की आवाज आ रही थी, मतलब किसी चीज से वो भिड़ रही थी। बैंग्ड होना मतलब किसी चीज से भिड़ना। ठीक है, पूरी रात, क्योंकि रात को एक स्टॉर्म आया था। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे बैंग्ड एक वर्ब था बच्चे, तो वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है, एडजेक्टिव नहीं करता। यहाँ पे एरर बी पार्ट में मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, मिस्टर अरुण जो है विल पे डियर। ठीक है, मिस्टर अरुण जो है, इसकी मैं भी आपको हिंदी नहीं बताऊंगी, फिर आप आंसर बता दोगे। फॉर हिज सीरियस फाइनेंशियल मिस्टेक मेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब देखो, जो मिस्टर अरुण है ना, वो क्या है, सीरियस फाइनेंशियल मिस्टेक उन्होंने करी है, कब, इन्वेस्टमेंट के दौरान। भाई इन्वेस्टमेंट जब किया होगा, तो इन्वेस्टमेंट का जब डिसीजन लिया होगा ना, तो उन्हें एक बहुत बड़ी सीरियस मिस्टेक कर दी है। ठीक है ना, तो उसकी वजह से ना उनको क्या हो रहा है,
उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है, विल पे डियर। अब देखो पे डियर ना, एक तो डियर होता है भाई हमारा जो प्रिय होता है, हम उसको बोलते हैं ना डियर, प्यार से किसी को बोलते हैं डियर, हमारा प्रिय। लेकिन यहाँ पे ना ये पूरा वर्ड है, समझ पा रहे हैं, ये पूरा वर्ड है पे डियर, समझ पा रहे हैं, पे डियर। तो पे डियर का मतलब क्या होता है, जब आप कोई गलती कर दो, ठीक है, आपसे कोई गलत डिसीजन लिए जाए और उसका भुगतान जब आपको बाद में करना पड़े, आई रिपीट, जब आप कोई ऐसा गलत डिसीजन ले लो जिसका भुगतान आपको बाद में करना पड़े, तो उसे हम बोलते हैं पे डियर, ठीक है। इग्नोरेंस बोल दो, आपके रॉन्ग डिसीजन की वजह से आपको जो भुगतान करना पड़ता है उस भुगतान को बोलते हैं पे डियर, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे डियर का मतलब प्रिय नहीं है। तो अरुण जो है अपना भुगतान पे करेगा उसकी खुद की सीरियस फाइनेंशियल मिस्टेक की वजह से जो उसने इन्वेस्टमेंट के दौरान की है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब है, पे डियर। अब ये जो वर्ड है ना पे डियर, ये पे डियर नहीं होता, ये एक्चुअल में वर्ड है जो हम भुगतान करते हैं ना अपनी गलती का, उसको बोलते हैं पे डियरली। क्या बोलते हैं, पे डियरली, विल पे हाउ डियरली, विल पे डियरली। तो इसको अच्छे से लर्न करना, ये अच्छा वर्ड था पेपर में आने के इसके चांसेस भी बनते हैं, समझ पा रहे। जैसे मैं बोलूं यहाँ पे एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं, ही पे डियरली, उसको भुगतान करना पड़ा ऑफ हिज इग्नोरेंस, ठीक है, उसको अपनी इग्नोरेंस की वजह से क्या करना पड़ा, भुगतान करना पड़ा। पे डियरली, पे डियरली का मतलब भुगतान करना पड़ा अपनी इग्नोरेंस की वजह से, अपनी मिस्टेक की वजह से। तो ये अच्छा था वर्ड, इसको अच्छे से लर्न करना, ठीक है। डियर का मतलब प्रिय नहीं है यहाँ पे, समझिए। डियर अगर अकेला होता ना तो उसका मतलब प्रिय होता, लेकिन ये पूरा वर्ड है बच्चे, पे डियर, पे डियर, ठीक है, पूरे साथ में वर्ड है, इसका मतलब है अपनी गलती का भुगतान करना। नेक्स्ट, मिस्टर सूर्य हैव नो इंटीरियर, मिस्टर सूर्य हैव नो इंटीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू सपोर्ट ड्यूरिंग द नेगोशिएशन, ठीक है। क्या बोला, मिस्टर सूर्य हैव नो इंटीरियर, मिस्टर सूर्य के हैव नो इंटीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू सपोर्ट ड्यूरिंग द नेगोशिएशन। अभी देखो मिस्टर जो सूर्य था ना उसका कोई नहीं था, क्या नहीं था, क्या नहीं था, इंटीरियर मोटिव, उनका कोई मोटिव नहीं था जब वो आपको कुछ ऑफर कर रहे थे ना, नेगोशिएशन, जैसे मान लो दो लोगों के बीच में नेगोशिएशन चल रहा था, तो कह रहे कि मिस्टर सूर्य है ना, उनका अपना कोई भी इंटेंशन नहीं था, कोई भी हिडन इंटेंशन नहीं था, ठीक है। जब नेगोशिएशन चला वो तो सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहे थे, तो हिडन इंटेंशन है ना, हिडन इंटेंशन को इंटीरियर नहीं बोलते, अल्टीरियर, अल्टीरियर बोलते। पेपर में आया हुआ ये वर्ड है, ठीक है, 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। इंटीरियर का मतलब तो होता है इनसाइड, है ना, किसी चीज के अंदर, इनसाइड। इंटीरियर इस बिल्डिंग अच्छा है, या इनसाइड इंटीरियर साइड में अगर आप जाओगे तो आपको वो शॉप मिल जाएगी इनसाइड। लेकिन यहाँ पे ना इनसाइड से मतलब नहीं है, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे है मिस्टर सूर्य का कोई भी मोटिव नहीं था, कोई हिडन मोटिव नहीं था। अल्टीरियर का मतलब होता है हिडन मोटिव, हिडन मोटिव, ठीक है, अपना कोई मोटिव नहीं था, हिडन मोटिव नहीं था इन ऑफरिंग यू सपोर्ट ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस। तो यहाँ पे आपका जो एरर होगा वो बी पार्ट में एरर होगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, लेट्स सी। आफ्टर आई रिटायर आई स्टार्टेड अ सेकेंड करियर एज अ राइटर एंड पब्लिश्ड सेवरल बुक्स, मैंने सेवरल बुक्स भी पब्लिश की, विच अलाउड मी, जिसने मुझे अलाउ किया था, to share my stories stories को and insights with a wider audience, ठीक है, जिसकी वजह से मैं वाइडर ऑडियंस के तरफ अपना मतलब अपनी इनसाइट्स को फैला पाया, है ना, अपनी इनसाइट्स मतलब अपनी रचनाओं को। अभी देखिए आफ्टर आई रिटायर, एक तो होता है कि आफ्टर, अगर मैं लिखूं ना आफ्टर आई रिटायर, इसको अगर प्रेजेंट टेंस में रहने दूं, आफ्टर आई रिटायर, तो यहाँ पे होगा आई स्टार्ट, आई विल start a second career option as a writer and फिर यहाँ पे पब्लिश आएगा। आप समझ पा रहे हैं, देखो एक तो तरीका ये होता है कि आफ्टर के बाद में हम प्रेजेंट टेंस लगा के और बाकी सारा भी फिर फ्यूचर टेंस के अंदर ले जाएं। हमने ये पढ़ा है ना कि अगर जो हमारी एडवर्बियल जो फ्रेजेस होती हैं, जैसे आफ्टर है, व्हेन है, बिफोर है, अंटिल है, अनलेस है, इन सब के साथ में हम फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते। इनके बाद में क्या आता है आपका सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, तो इनके बाद में हमने सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया। ये कौन कौन से वर्ड्स हैं, आफ्टर है, बिफोर है, अंटिल है, अनलेस है, राइट, एज सुन एज है, एज इफ है,
है, ऑल्दो है, प्रोवाइडेड दैट है, इनके बाद में हम कभी भी फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करते। इनके बाद में सिर्फ क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, लेकिन आने वाली क्लॉज के अंदर हम क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ये रूल है। अगर मैं उस रूल के हिसाब से चलूं तो आफ्टर आई रिटायर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं फ्यूचर टेंस करूं, आफ्टर आई रिटायर आई विल स्टार्ट अ सेकंड करियर, ये तो मुझे करना पड़ेगा फिर बी पार्ट में आ रहा है। लेकिन आगे देखो ना, एज ए राइटर एंड से जुड़ा है, तो एंड के पहले अगर विल स्टार्ट करो तो यहाँ पे भी विल पब्लिश आएगा। इसको फिर कैसे ठीक करोगे, आप समझ पा रहे हैं। विच अलाउड की जगह में विच विल अलाउ मी टू शेयर माई स्टोरी, मतलब काफी कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा ना। तो ये रूल, इसका मतलब यहाँ पे फिट नहीं हो रहा। समझ पा रहे, जो रूल हमने किए थे वे कुछ एडवर्बियल आपके क्या होता है, वर्ड्स होते हैं, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, अनलेस, ठीक है, व्हेन है, फिर आपका प्रोवाइडेड दैट है, अनलेस है, एज इफ है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, एडवर्बियल वर्ब्स हैं। तो इनके बाद में हम कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं लगाते, इनके बाद में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, और आने वाली क्लोज में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे हम इसको सही मानते हैं तो हमें काफी जगह ठीक करना पड़ेगा, लेकिन एरर तो एक ही बार में मार्क करेंगे। तो इसको ठीक कैसे करें अब, तो इसको ठीक एक और तरीके से किया जा सकता है। भाई हमने देखा कि यहाँ पर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, फिर आपके अगेन एंड से जुड़ी है, ये एंड से जुड़ी है, एंड के पहले क्या बचे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो एंड के बाद ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आप देख पा रहे हैं इन नटशल ये सारा का सारा आपका पास्ट टेंस में चल रहा है, तो फिर इसको ही पास्ट में कर दो ना, आफ्टर आई रिटायर नहीं, आफ्टर आई रिटायर्ड, आफ्टर आई रिटायर्ड, ठीक है, मेरे रिटायर होने के बाद, जो मैं मतलब वो पास्ट की बात बता रहा है, जब मैं रिटायर हो गया था ना, तो मैंने अपना सेकंड करियर ऑप्शन स्टार्ट कर दिया था एज ए राइटर एंड पब्लिश, और मैंने बहुत सारी बुक्स को पब्लिश किया था, जिसने मुझे अलाउ किया था, जिससे कि मैं अपनी स्टोरीज को और अपने इनसाइट्स को शेयर कर पाऊं, शेयर कर सकता था वाइड ऑडियंस के पास में। समझ पा रहे, तो इसको आप पास में ले जाओ, क्योंकि सारा का सारा पास में है, तो बेटर रहेगा हम इसको पास में कर दे। तो हमारे पास में एक ही एरर निकला ए पार्ट में। समझ पा रहे हैं, तो अंधाधुंध रूल को अप्लाई नहीं करना कि हमने जो वर्ड्स किए थे ना, आफ्टर है, बिफोर है, ये वर्ड्स कर लो, इंपॉर्टेंट है। आफ्टर, बिफोर, अनटिल, अनलेस, व्हेन, एज इफ, प्रोवाइडेड दैट, तो इनके बाद में हम कभी भी फ्यूचर का यूज नहीं करते। फ्यूचर से क्या समझते हो, विल, शैल और वुड का, विल, शैल और वुड का हम यूज नहीं करते। इनके साथ में, इनके जस्ट साथ में यूज नहीं करते। समझ पा रहे हैं आप इसको। इसके बाद में हमेशा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज होगा, लेकिन इसके बाद में जो क्लोज आएगी, जो दूसरी क्लोज आएगी ना, उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया है यहाँ पे, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। आफ्टर आई रिटायर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा इनके बाद में, फ्यूचर नहीं होता। लेकिन आने वाली क्लोज में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, लेकिन उस रूल को हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे बच्चे, क्योंकि ये पास्ट है, ठीक है। अगर इस पास को सही करूंगी तो यहाँ पे भी ठीक करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पे भी ठीक करना पड़ेगा, तो इतनी जगह तो एरर ठीक नहीं कर पाएंगे ना, तो एक ही जगह एरर ठीक करना है। तो सारा का सारा हमने ये नोटिस किया कि सारा का सारा पास में है, तो बेटर है इसको ही पास में कर देना, तो एक पार्ट में एरर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इसको देख लेते हैं। ड्यू टू द पेंडेमिक जो हुआ था उसकी वजह से ना, क्या द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, पेंडेमिक जब आया था ना, उसकी वजह से क्या हो गया कि जो प्राइसेस है ना, एसेंशियल जो हमारी जरूरत वाली मेडिसिन थी, वो उसके प्राइसेस क्या थे, अक्रॉस बोथ अर्बन एंड रूरल मार्केट्स इंक्रीज्ड, है ना। रूरल मार्केट में भी और अर्बन मार्केट में भी जो हमारी एसेंशियल जरूरत वाली मेडिसिन थी, उनके भी जो रेट्स हैं वो इंक्रीज हो गए, एवरीडे वो इंक्रीज हो रहे थे सिंस लास्ट दिसंबर। चलो अब हमने पढ़ा कि जब भी सेंटेंस में सिंस आ जाए, ठीक है, और वो समय की जानकारी दे, इसको दोबारा सुनना। सिंस के दो रूल हमने पढ़े टेंस के अंदर। एक सिंस होता है टाइम की जानकारी देता है, ठीक है। एक सिंस होता है जो हमारा कंजंक्शन बनता है ना, जैसे हमने कहा कि जब सिंस हमें टाइम की जानकारी देगा तो मालूम है कि इसके साथ में परफेक्ट का यूज होगा, है कि नहीं। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और इससे पहले हमारा क्या आएगा, परफेक्ट टेंस आएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आएगा यहाँ, है कि नहीं। तो यहाँ जब भी टाइम की जानकारी दे और जब भी रीजन को बताए, सिंस रीजन को, तो यहाँ पे भी कोई टेंस आ सकता है, एनी टेंस, और यहाँ पे भी एनी टेंस, कोई भी टेंस आ सकता है। हाँ, टेंस को चेंज करना हमने सीखा है, कैसे टेंस को चेंज करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग पास्ट से होती है तो वो पूरा सेंटेंस किस में जाता है, पास्ट में।
अगर कोई सेंटेंस आपका फ्यूचर में स्टार्ट हुआ है तो वो आगे जाके प्रेजेंट में खत्म होगा। अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट में खत्म हुआ है तो आगे जाके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर किसी में भी खत्म हो सकता है। इस अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे इसे। एनी टेंस का मतलब ये है, ठीक है। अगर ये टाइम की जानकारी दे रहा है, रीजन को नहीं बता रहा, समय की जानकारी दे रहा है, तो सिंस के केस में हम सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आइए, सिंस था ना, सिंस, तो सिंस से पहले क्या था बच्चे आपका, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस था, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट का परफेक्ट। तो बना दो, ड्यू टू द पेंडेमिक द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स अक्रॉस बोथ अर्बन एंड रूरल मार्केट्स हैव इंक्रीज्ड, ठीक है। और आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, हैव बीन इंक्रीजिंग। इधर वे इज करेक्ट, मैं फिर बोल रही हूँ दोनों ही तरीके सही है, चाहे तो आप ये लगा दो, चाहे तो आप ये लगा दो। भाई आपको लग रहा है कि वो जो एक्शन है वो खत्म हो गया, खत्म एक्शन को दिखाना है, तो आप परफेक्ट टेंस लगा दो। आपको लग रहा है कि वो भी कॉन्टिन्यूस है तब से, तो फिर आप परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस लगा दो। पर दोनों ही तरीके सही है, समझ पा रहे हैं क्या? तो लेकिन एरर जो होगा ना, वो आपका सी पार्ट में एरर मार्क होगा, समझ पा रहे हैं? सीन्स की केस में हम परफेक्ट टेंस का या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों ही टेंस यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि एक्शन के कंप्लीशन को बताना है तो परफेक्ट टेंस पे जाइए, आपको लग रहा है एक्शन जो है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसको कॉन्टिन्यूस टेंस में रखना है, तो परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ड्यू टू द पेंडेमिक द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स अक्रॉस बोथ अर्बन एंड रूरल मार्केट्स हैव इंक्रीज या हैव बीन इंक्रीजिंग एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर, से बढ़ रहे हैं या लास्ट दिसंबर में बढ़ चुके थे, कॉजिंग सीरियस कंसर्न अमंग कंज्यूमर्स। जो सारे के सारे कंज्यूमर्स थे वो इस बात को लेकर चिंतित थे, क्योंकि भैया जो एसेंशियल मेडिसिन है, जो हमारी रोजमर्रा की जो मेडिसिन है, उन्हीं के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। किसकी वजह से? पेंडेमिक की वजह से। देखा था ना दवाइयों के रेट कितने ज्यादा बढ़ गए थे पेंडेमिक के टाइम में, बहुत कोविड के टाइम में बहुत गड़बड़ हुआ था सब। चलिए, तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या कह रहे हैं, यूनेस्को वर्क्स है ना, सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, टू स्ट्रेंथन, किसको स्ट्रेंथन कर रहा है, एन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडेरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। वो इस पे काम कर रहा है, किसकी वजह से, थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर कॉपरेशन। हमारा देखो, जो यूनेस्को है वो काम कर रहा है, वो काम करता है स्ट्रेंथन करने का, एंड इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडिटी पे, ठीक है, ह्यूमन काइंड की, मानवता की, ठीक है, मानवता की। वो किस पे काम करता है, इंटेलेक्चुअल पर और मोरल, नैतिक सॉलिडिटी पे। किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, साइंस के थ्रू एंड कल्चर। सीधी सी बात है ना, हमारे अंदर नैतिकता जो आती है या हमारे अंदर जो इंटेलेक्चुअल आती है वो एजुकेशन के थ्रू आती है, साइंस के थ्रू आती है, कल्चर कॉपरेशन के थ्रू आती है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यूनेस्को सिंगुलर नाउन था, वो भी सिंगुलर थी, टू स्ट्रेंथन सही है, ठीक है, एंड इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडिटी। अगर आप देख पा रहे हैं एंड से जुड़ा है ना, एंड से जुड़ा है, इसका मतलब इंटेलेक्चुअल है और ये क्या है, सॉलिडिटी। तो आपके पास में ये देखो, आपके पास में दो वर्ड है, एक इंटेलेक्चुअल है और एक क्या है, मोरल सॉलिडिटी, जो एंड से जुड़े हैं ना। एंड से पहले क्या है, इंटेलेक्चुअल, और एंड के बाद में क्या है, मोरल सॉलिडिटी। तो दो वर्ड जुड़े हैं, एंड तो एक के लिए आता है, सीधी सी बात है ना, एंड तो एक के लिए आएगा ना, एक सिंगुलर नाउन के लिए आप एंड लगाते हो, है कि नहीं भाई? आपका नाउन एक ही रहा, नाउन नंबर 1, और एंड के बाद में एक और नाउन जुड़ा है, वो क्या है, मोरल सॉलिडिटी, ठीक है। ये नाउन नंबर आपका 2 आ गया। तो मतलब है दो नाउन है, तो दो नाउन के लिए एंड तो नहीं लगेगा, एंड तो एक के लिए लगता है। एन एप्पल, तो समझ पा रहे हैं, एंड सॉरी एप्पल, एप्पल या 1 एप्पल कर दो, या फिर एन ऑरेंज कर दो, है कि नहीं? तो एक के लिए लगाते हैं ना, एक के लिए, समझ पा रहे क्या? अ बॉय, जैसे अ बॉय अ गर्ल, वही बात है। अगर दो हैं तो फिर क्या लगाएंगे, बॉयज गर्ल्स, ये लगाएंगे, एंड नहीं लगेगा। दो नाउन है ना, नाउन जो एंड से जुड़ा है, एंड से पहले और एंड के बाद में, तो दो है, तो यहाँ पे हम एरर मार्क करेंगे बी पार्ट में। तो एंड को हटा देंगे, यहाँ पे लगा दो, द लगा दो, आर्टिकल लगाना तो द लगा दो, ठीक है। यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडिटी ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर कॉपरेशन। So we have Aaron in part B. Next क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। आई होप क्वेश्चंस आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस की लेंथ अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस आपको लग रहा है बहुत अच्छे लेवल के, तो सेशन को लाइक करना बनता है। चलिए नेक्स्ट, डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट अबाउट अ न्यू बुक। डॉक्टर सिन्हा सिंगुलर है, हैज बिल्कुल सही है, ब्रॉट अबाउट अ न्यू बुक, वो एक न्यू बुक लेके आए हैं ऑन सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज के ऊपर वो बुक है, विच क्रिटिकली एग्जामिन्स इमर्जिंग। जो वो बुक है ना, वो किस चीज को एग्जामिन करती है, इमर्जिंग मतलब उभरती हुई,
इमर्जिंग प्रॉब्लम्स होती है ना, इमर्जिंग चैलेंजेस, जो हमारे उभरते हुए चैलेंजेस हैं, अफेक्टिंग मॉडर्न सोसाइटी, जो अफेक्ट कर रही है मॉडर्न सोसाइटी को, एंड पब्लिक पॉलिसीज। क्या कह रहा है डॉक्टर सिन्हा ने, क्या किया है, एक बुक लिखी है, ठीक है, वो लेके आए हैं किस पे, सोशल इश्यूज के ऊपर, जो क्रिटिकली एग्जामिन्स, जो क्रिटिकली बताती है, उभर के आई है, जो क्रिटिकली एग्जामिन्स इमर्जिंग, जो इमर्ज हो रहे हैं ना हमारे आजकल के चैलेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ये किसको अफेक्ट करते हैं, अफेक्टिंग मॉडर्न सोसाइटी एंड पब्लिक पॉलिसी। अब देखो यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, ब्रोट अबाउट। ब्रोट अबाउट एक होता है ब्रोट अबाउट, एक होता है ब्रोट आउट, ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब आएंगे। ब्रोट आउट का मतलब होता है किसी चीज को मतलब पब्लिश करना, टू लगा दो, टू पब्लिश, ठीक है, किसी चीज को पब्लिश करना। अब बुक तो पब्लिश हुई होगी ना, और ब्रोट अबाउट का मतलब होता है टू कोज, टू मेक कोज, टू मेक कोज। कैसे, ब्रोट आउट का मतलब होता है किसी चीज को पब्लिश करना, आप समझ पा रहे हैं, और ब्रोट अबाउट का मतलब होता है, ब्रोट अबाउट का मतलब होता है टू मेक कॉज, किसी चीज का कॉज बनना। जैसे मैं बोलूं, इसी से ले लो, अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था, मैं जैसे बोलूं द पेंडेमिक हैज ब्रोट अबाउट, ब्रोट अबाउट, पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक स्लो डाउन, ठीक है, पेंडेमिक की वजह से क्या हो गया, हमारे इकोनॉमिक में क्या आ गया, स्लो डाउन आ गया, ठीक है। पेंडेमिक कारण बना था, पेंडेमिक क्या बना था, कारण बना, किसी चीज का कॉज बना, किसी चीज का कारण बनना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रोट अबाउट का मतलब क्या होगा, किसी चीज का कारण बनना, कॉज बनना, किसी चीज का कारण बनना, उसकी वजह से ये हुआ, समझ पा रहे हैं। तो पेंडेमिक क्या था, कारण बना था, ठीक है, पेंडेमिक कारण बना था किसका, इकोनॉमिक स्लो डाउन का, जो इकोनॉमी में स्लो डाउन आई थी उसका कारण क्या बना था, पेंडेमिक। यहाँ पे बच्चे कारण की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे ये कहा जा रहा है डॉक्टर सिन्हा ने मतलब पब्लिश की थी एक बुक को, बुक तो पब्लिश होती है ना, बुक तो कारण नहीं बनेगी, बुक पब्लिश की थी, ठीक है, किस पे, सोशल इश्यूज पे। तो बुक पब्लिश करना क्या होता है, ब्रोट आउट, ब्रोट आउट, समझ पा रहे हैं? तो ये फ्रेजल वर्ब का एरर था। देखिए अपने मैंने कितने क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेजल वर्ब के ऐड ऑन किया ना, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, और इन्हीं क्वेश्चन में हमारे नंबर कटने के चांसेस होते हैं ना, तो बस वही क्वेश्चन है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 19, हैविंग नोन, देखो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैविंग नोन दैट द ट्रेन वाज ऑलरेडी स्टैंडिंग, क्या था, ये जानते हुए कि जो ट्रेन है वो ऑलरेडी स्टैंड मतलब खड़ी हुई है, ऑन द कहाँ पे, द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, एंड अबाउट टू डिपार्ट, और डिपार्ट होने वाले शॉर्टली, ठीक है। दे रैन फास्टली, दे रैन फास्टली, आपने एडवर्ब में पढ़ा हो ना, फास्टली जैसा कोई वर्ड एग्जामिन मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, इन इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू कैच इट ऑन टाइम। दोबारा देखो, ये जानते हुए कि जो ट्रेन है वो ऑलरेडी क्या है, खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म पे, एंड अबाउट टू डिपार्ट शॉर्टली, और जल्दी ही वो डिपार्ट होने वाली, वहां से चलने वाली है, दे रैन, वो भागे, फास्टली, इन अ डेस्परेट अटेम्प्ट, बहुत डेस्परेट अटेम्प्ट के साथ में भागे, टू कैच इट, जैसे वो कैच कर पाए ऑन टाइम, टाइम पे कैच कर पाए, दे रैन हाउ फास्टली। अगर मैं बोलूं ही सैंग हाउ, कैसे गाया, ब्यूटीफुली, है कि नहीं, ये तो हम पढ़ के आए हैं, ब्यूटीफुली, मतलब ये हमारा वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है कि नहीं। अगर मैं बोलूं कोई इंसान है, ब्यूटीफुल है, तो क्या बोलेंगे, शी इज ब्यूटीफुल। ये तो हम बेसिक्स करके आए हैं, है ना, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या आते हैं हमारे एडजेक्टिव, जिन्हें आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, ठीक है नहीं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखो यहाँ पे ये तो लिंकिंग वर्ब थे, लिंकिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये क्या थी, वर्ब थी, वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा, एक एडवर्ब करेगा, ब्यूटीफुल नहीं होगा, ब्यूटीफुली होगा। वो कैसे गया, हाउ, हाउ का रिप्लाई है, हाउ के रिप्लाई के लिए हमें एक एडवर्ब चाहिए, मतलब एडवर्ब आ गया। अब वो भागा कैसे, हाउ, हाउ का रिप्लाई चाहिए था हमें, एक एडवर्ब चाहिए था। अब फास्ट जो है ना, फास्ट अपने आप में एक एडजेक्टिव भी है, और अपने आप में एक एडवर्ब भी है। पहले तो ये इस चीज को लर्न करना। जैसे मैं बोलूं फास्ट बोलर, तो बोलर आपका नाउन हुआ, नाउन से पहले क्या आया, एडजेक्टिव। ही रैन हाउ फास्ट, समझ पा रहे, यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये एडवर्ब, समझ पा रहे, क्योंकि वर्ब
वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब ही करता है। तो यहाँ पे दे रैन हाउ फास्ट, फास्ट भागे। लिख दो क्विकली, क्विकली, मतलब इधर वे इसका फास्ट लिख दो, क्विकली लिख दो। पेपर में जो आपको ऑप्शन, तो मतलब अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा वर्ड आपको गिवन है पेपर में। फास्ट लिखा हो तो फास्ट पे कर दो, क्विकली लिखा हो तो क्विकली पे कर दो। पर ले देखे बात यह कि आपके जो एरर है वो सी पार्ट में होगा। नेक्स्ट वी हैव एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। पीपल एडमायर्ड, जो लोग हैं वो एडमायर करते हैं, हिम, उसको एडमायर करते थे ना, फॉर किस चीज के लिए, फॉर द इंटेग्रिटी, भाई कोई इंसान है उसकी इंटीग्रिटी के लिए उसको एडमायर करते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ही कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार ना, डिस्प्लेड इन पब्लिक लाइफ, मतलब लोग है ना किसी इंसान को एडमायर करते थे और उस इंसान ने ना कंसिस्टेंटली, मतलब कॉन्टिन्यूस ना, कंसिस्टेंटली अपनी पब्लिक में ना इस चीज को डिस्प्ले भी किया था। भाई आप मुझे एडमायर करते मान लो, तो मैं कंसिस्टेंट भी होता ना अपनी क्लासेस के लिए। एज ही लिव्ड, जबकि वो रहा था, बाय द सेम प्रिंसिपल्स। अभी देखो प्रिंसिपल ना, यहाँ पे समझ पा रहे, नाउन कह रही है प्रिंसिपल। देखो तो प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य हमारे प्रिंसिपल होते हैं स्कूल का के, है ना, ये प्रधानाचार्य स्कूल के जो होते हैं, स्कूल प्रिंसिपल ना, स्कूल के होता है ये। देखो तो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ये क्या होता है, हमारे प्रिंसिपल्स के हमारे खुद के सिद्धांत है ना, हमारे खुद की वैल्यूज, सिद्धांत, वैल्यूज, सिद्धांत, वैल्यू सिद्धांत जिनको बोलते हैं हिंदी में सिद्धांत, सिद्धांत। तो यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं आएगा क्योंकि वो रहता था ना कि प्रिंसिपल्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए रहता था। दैट ही प्रीच्ड, जो बोलता था वो प्रीच करना, प्रीचिंग करना, जैसे जो प्रीस्ट होते हैं वो प्रीच तो करते हैं ना, प्रीच्ड इन स्पीचेस, जैसा कि वो अपने स्पीचेस में बोलता था और अपने एक्शन के थ्रू भी वो बोलता था। पीपल मतलब लोग थे, उसको एडमायर करते थे उसकी इंटीग्रिटी के लिए, इंटीग्रिटी। ही कंसिस्टेंटली डिस्प्लेड, जिसने की अपनी कंसिस्टेंटी, जिसने की कंटिन्यूस दिखाया भी कि भैया मैं मेरी इंटीग्रिटी के लिए मैं ऐसे एडमायर नहीं किया जाता, मैं सच में उसको फॉलो करता हूँ। एज ही लिव्ड बाय द सेम प्रिंसिपल्स, जैसे कि वो सेम प्रिंसिपल्स के, मतलब प्रिंसिपल पे रहा, अपने सिद्धांतों पर ही रहा। दैट ही प्रीच, जो वो बोलता था अपने स्पीचेस के अंदर एंड अपने एक्शंस में। ठीक है, सो गाइज ये थे हमारे 2020 के एरर्स। ये हमारी आई थिंक सेकंड नंबर क्लास है और ऐसी बहुत सारी क्लासेस आएंगी क्योंकि हमने 2020 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। और जाते जाते सिर्फ इतना ही, ML कैंपस ऐप को डाउनलोड जरूर करिए, वहां पे बहुत अच्छे लेवल के मॉक्स आपको मिलेंगे, बिल्कुल फ्री के हैं। ठीक है, और इंग्लिश के ही एरर्स हैं उसके अंदर, इंग्लिश के ही मॉक्स हैं। सिंस आई डील इन इंग्लिश, तो आपको इंग्लिश के ही वहां पे मॉक्स मिलेंगे और बहुत अच्छे लेवल के मॉक्स हैं। आप करो, आपको मजा आएगा, और चैप्टर वाइज भी हैं और उसके बाद में मिसलेनियस भी हैं, तो इस चीज का पूरा बेनिफिट उठाएं। और बस जाते जाते इतना ही कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।